कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान में समसामयिक प्रवृत्तियां व मुद्दे, कंटेम्परेरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सर्वप्रथम हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से 1991 तक की स्थिति, 1991 तक की। इसमें आप स्लाइड पर देख सकते हैं वर्ल्ड की लगभग ये स्थिति है। इसमें पहला द्विध्रुवीयता, बाइपोलर वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 से 1945 से देखें तो विश्व दो ध्रुवों में बदल गया था, दो गुट कह सकते हैं, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में। दो ही गुट थे, दो ध्रुव थे, और इन दोनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति थी। आप स्लाइड पर देख सकते हैं, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। ये एक वैचारिक युद्ध था जिसमें किसी भी प्रकार की गोली नहीं चली, युद्ध नहीं हुआ, परंतु वैचारिक रूप से प्रचार चलता रहा। यानी अमेरिकन विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा श्रेष्ठ है या सोवियत संघ की जो विचारधारा है मार्क्सवाद के आधार पर, वो श्रेष्ठ है। यह स्थिति 1991 तक रही, क्योंकि उस 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। शीत युद्ध चूंकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अलग से आप कोई वीडियो देख सकते हैं। इसी दौरान परमाणु हथियारों का आगमन हुआ था। परमाणु हथियारों का प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में भी किया गया था। जैसा आप जानते हैं, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर प्रयोग किया गया था, परंतु उसमें अमेरिका के पास था। उसके बाद अन्य देशों के पास भी परमाणु हथियार तैयार होने या बनाने उन्होंने शुरू कर दिए। सोवियत संघ ने, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, इन देशों ने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि परमाणु हथियार विध्वंसकारी होते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। विश्व ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में देखा भी। उससे दुनिया में एक तनाव का संतुलन बना। तनाव संतुलन इसलिए क्योंकि दुनिया में यह डर हो गया कि परमाणु हथियार अगर प्रयोग किए जाएंगे तो बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक देश अगर परमाणु हथियार प्रयोग करता है तो उसका प्रभाव बहुत सारे देशों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति और ऐसा एक डर का माहौल हो गया। तो नए राज्यों का उदय, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मुख्य रूप से नए राज्यों का उदय हुआ। जैसे भारत को देख सकते हैं, स्वतंत्रता 1947 में मिली। इसके साथ पाकिस्तान को भी, चूंकि भारत का हिस्सा था पहले, श्रीलंका, चीन में भी देखा जाए तो जो क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। ऐसे ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने बहुत सारे नए राज्यों का उदय हुआ। तो उन देशों की विदेश नीति क्या होनी चाहिए, वो किस गुट में शामिल हो या नहीं हो, इसी पर आधारित जो आंदोलन शुरू हुआ उसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, नाम कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। इसमें भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, सुकर्नो और घाना के जो राष्ट्राध्यक्ष, उनकी भूमिका भी रही। इसका 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था, उसमें 25 सदस्य थे। तो ये आंदोलन ऐसा था कि दोनों ही ध्रुवों से या दोनों ही गुटों से हमें
अलग रहना है। अमेरिकन और साम्यवादी दोनों ही गुटों से हमें अलग रहना है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को संचालित करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। गठन इसलिए हुआ कि विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया जाए और राष्ट्रों के बीच जो विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। ये संयुक्त राष्ट्र की सफलता ही माने जाए कि अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो ये एक 1991 तक की स्थिति थी, इसका एक भूमिका थी। अब हम देखेंगे 1991 से लेकर अब तक यानी 2022 तक इसको हम समसामयिक प्रवृत्तियां व मुद्दे मान सकते हैं, कंटेम्पररी इश्यूज मान सकते हैं, ट्रेंड्स एंड इश्यूज मान सकते हैं। आप स्लाइड्स पर देख सकते हैं, इससे स्थिति में परिवर्तन हुआ। पहला पॉइंट देखिए, इसमें द्विध्रुवीयता व शीत युद्ध का अंत। पहले टॉपिक हमने देखा कि दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, दो गुटों में बट गई थी और उनके बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। दोनों में प्रत्येक गुट महाशक्तियों अमेरिका या सोवियत संघ के अधीन था। यानी दोनों में से एक गुट में वो शामिल था, या तो अमेरिका गुट में, अमेरिकन गुट में, या सोवियत संघ के गुट में था। परंतु सोवियत संघ की जो पॉलिसी थी पेरेस्ट्राइका व ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्राइका मतलब तो पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्त का मतलब था खुलापन, ये रशियन वर्ड है, यही प्रयोग किए जाते हैं। इन नीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके स्थान पर 15 नए स्टेट बने, नए राज्य बन गए। वारसा जो उनका संधि थी वो भी समाप्त हो गई, वारसा पैक्ट जो था। अब दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रह गया। यह एकल ध्रुवीय जो विश्व है, शक्ति संरचना और विचारधारा दोनों में है। इसका विरोध भी हो रहा है। भारत, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण भी किए हैं। इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने भी परमाणु परीक्षण, परमाणु हथियार बना लिए हैं, ऐसे रिपोर्ट्स में बताया गया है। यूरोपीय संघ व चीन भी शक्तिशाली हो रहे हैं। रूस भी अपनी सत्ता पुनः स्थापित करना चाहता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अब 3 शक्ति केंद्र उभर रहे हैं। 3 शक्ति केंद्र हैं, एक किसके, अमेरिका ब्रिटेन, एक यूरोपियन संघ, 2 और तीसरा रूस, चीन तथा भारत। परंतु अभी भी पान अमेरिकन बना हुआ है। पान अमेरिकन यानी अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना हुआ है। तो द्विध्रुवीयता का अंत और शीत युद्ध का भी अंत हो गया। 1991 में बाद शीत युद्ध, कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। इसमें एक तरह से अमेरिका की वैचारिक जीत हो गई। इसमें दूसरा, राष्ट्र राज्य की बदलती भूमिका। राष्ट्र और राज्य की भूमिका बदल रही है। पहले राज्य की भूमिका थी सुरक्षा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, परंतु अब नई स्थिति आ गई है। राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता है उसको विश्व जनमत, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, अंतरराष्ट्रीय कानून, व्यापक अंतर्निर्भरता, विश्व शांति के प्रति वचनबद्धता, युद्ध की असमर्थता तथा एकल ध्रुव ने सीमित कर दिया है। उस पर 3D एक तरह से हमला माना जा सकता है। परमाणु हथियार, मनोवैज्ञानिक है और आर्थिक अस्त्र शस्त्र। इससे राज्य की भूमिका बदल गई है। जैसे कहीं परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाता है तो देश की सीमाओं को पार करके भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसका जो असर होता है वो उस तक दूर तक पहुंच सकता है। वर्तमान में जैसे कोविड-19 एक महामारी चल रही है तो उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। पूरी दुनिया को बिना सीमाएं देखे उसको प्रभावित किया है।
तो राष्ट्र की सुरक्षा में इस तरह के नए नई चीजें आ गई हैं। तीसरा इसमें अंतर्निर्भरता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्निर्भरता, एक राज्य बिल्कुल अलग थलग नहीं रह सकता, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बनी रहती है। विकसित राष्ट्र जो होते हैं वो विकासशील राष्ट्रों पर निर्भर है, किसके लिए? कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, शिक्षित और निपुण शक्ति के लिए। शिक्षित और निपुण शक्ति इन देशों से मिलती है, जैसे भारत से अमेरिका में शिक्षित और निपुण शक्ति जाती है। और विकासशील राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्रों पर आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर है। विश्व व्यवस्था, ग्लोबल जो सिस्टम है, स्थानीय मुद्दों, जातीय झगड़ों, द्विपक्षीय झगड़ों के बावजूद एक सामूहिक व्यवस्था, कलेक्टिव सिस्टम बन गई है। अतः इस जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसमें अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भरता बढ़ी है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इससे जटिलता भी बढ़ गई है। जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में आज भी विकसित देश छाए हुए हैं, उसको वीटो पावर मिले हुए हैं, उसका विरोध भी होता है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिक या उसको भूमिका परिवर्तन की मांग बढ़ रही है। शीत युद्ध की जो समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व शांति एवं सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी भूमिका निभाने में अधिक योग्य हो गया है। परंतु इसका जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 ही परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन व फ्रांस। इसमें भी अमेरिका का प्रभुत्व बना हुआ है। इसमें परिवर्तन की मांग की जा रही है। स्थायी सदस्य 5 है और 5 + 10 जो चुने जाते हैं, हालांकि वीटो पावर 5 ही देशों के पास है। इन 5 देशों में से 4 देश जो है पश्चिमी देशों से है। एशिया के पास 1 है, चीन। अफ्रीका व लैटिन अमेरिका का कोई देश सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। उत्तर दक्षिण विरोध, 5 मिनट देखें। उत्तर में जो ग्लोब है उसके उत्तर में धनी देश है और दक्षिण में विकासशील या गरीब देश है, या तृतीय विश्व कहते हैं। दक्षिण अर्थात जो तीसरा विश्व है, नव उपनिवेशवाद से छुटकारा पाकर, नव उपनिवेशवाद कहते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनका प्रभाव इन देशों में है, इनसे वो छुटकारा पाकर नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नियो की स्थापना चाहता है। जबकि जो उत्तर के देश हैं, विकसित देश हैं, अपने हितों की रक्षा इसको बनाए रखना चाहते हैं, ये वो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, स्टेटस क्यो बनाए रखना चाहते हैं। 8 जो धनी देश हैं उन्होंने G7 बनाया, हालांकि इसमें मेंबर 8 है, तथा विकासशील देश हैं उन्होंने G15 ग्रुप बनाया। दो नए गेट व WTO की स्थापना के बाद दोनों के संबंध कटु बने हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे में विरोध की स्थिति है। हालांकि एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता भी है, परंतु अपने अपने हितों के कारण ये विरोध भी बना हुआ है। छठा देखिए, आर्थिक संबंधों का महत्व। वर्तमान में आर्थिक संबंधों का व्यापार का ज्यादा महत्व बढ़ रहा है। आर्थिक जो समस्याएं और संबंध उच्च राजनीति यानी प्योर राजनीति, पॉलिटिक्स पर हावी हो रही है। 1992 से ही यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आया है। यह अमेरिका की चुनौती का सामना कर सकता है। यूरोपियन यूनियन जो पश्चिमी व केंद्रीय एशिया में भी 9 जो अरब कंट्रीज है, उन्होंने आर्थिक सहयोग संगठन ECO, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। जो तेल उत्पादक देश हैं उन्होंने ओपेक बनाया है। और एपेक जो है एशिया प्रशांत महासागर आर्थिक सहयोग 1989 में बनाया गया है। इसी तरह G7, G15 तथा आसियान भी इसी तरह के संगठन है जो आर्थिक संबंधों को ज्यादा महत्व देते हैं। परंतु आज भी विकसित व विकासशील देशों में विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मतभेद बने हुए हैं। परमाणु मुद्दा,
7वां पॉइंट देखिए, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए और परमाणु बम बना लिए गए हैं। इजराइल, नॉर्थ कोरिया ने भी परमाणु बम बनाए बताते हैं। परंतु जो P5 देश है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश हैं, जैसे पहले वर्णन है, रेफरेंस आया था, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन व फ्रांस, इन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है। इनको P5 कहा जाता है। जब से परमाणु हथियारों की उत्पत्ति हुई है, इनके निशस्त्रीकरण की मांग भी हो रही है। निशस्त्रीकरण यानी इन हथियारों को समाप्त कर दिया जाए। परंतु जो जिनके पास P5 देश है, वो चाहते हैं कि उनके अलावा अन्य देश हैं वो अपने परमाणु हथियार नहीं बनाए, सीमित रखे, और वो खुद परमाणु हथियारों को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। तो एक तरह से भेदभावपूर्ण है। उन्होंने NPT व CTBT पर हस्ताक्षर के लिए दबाव डाला है। 1999 में सीनेट ने भी CTBT की पुष्टि से इनकार कर दिया। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है इसमें से, क्योंकि भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता है और मानता है कि सभी देश एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपने परमाणु हथियार समाप्त करें। तो परमाणु मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। 8वां एक गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम बोलते हैं शॉर्ट में, नाम के महत्व में कमी है। चूंकि 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 120 हो गई है। परंतु यह कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, चूंकि दुनिया में जब 2 गुट थे, एक अमेरिका का, एक सोवियत संघ का, तो जब गुट थे तो गुट निरपेक्षता थी। 1991 में चूंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दुनिया में गुट नहीं रहे, तो ये इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहा। इससे कुछ परिवर्तन भी आए। शीत युद्ध चूंकि समाप्त होने के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, पूर्वी यूरोप का लोकतांत्रिकरण हुआ, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में आपस में मेलजोल बढ़ रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया गया है। इससे कहा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्रियाशीलता में कुछ कमी आई है। हालांकि इसकी प्रासंगिकता के पक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की धारणा ने एक तरह से विश्व ग्राम बना दिया है, वर्ल्ड को एक विलेज बना दिया गया है। इसमें 3 चीजें अपनाई जा रही है, LPG, L लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन, G ग्लोबलाइजेशन, यानी निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये चीजें दुनिया के अंदर अपनाया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र धीरे धीरे अपना कार्य क्षेत्र कम कर रहा है और उसको निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर रहा है, और उदार यानी उदार नीतियां अपनाई जा रही है। इसके लिए इसमें प्राइवेट जो कंपनीज है उनको ज्यादा काम दिए जा रहे हैं, ज्यादा उनको परमिशन दी जा रही है। ये ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया एक तरह से विश्व के मार्केट में बदल गया है। इसमें एक WTO भी हुई है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में व्यापार का नियंत्रण करता है। आतंकवाद, टेररिज्म, ये भी एक दुनिया का समसामयिक कंटेम्परेरी इश्यू है। ये एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया था, क्योंकि इसमें एक बड़ी घटना 11 सितंबर 2001 को 9/11 जिसको कहा जाता है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले हुए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर भी हमले हुए और इसका एक भयानक स्वरूप सामने आया। अमेरिका पर जो हमला हुआ उसको विश्व ने एक बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में पहचाना। उसके पश्चात जो आतंकवाद का केंद्र माना गया अफगानिस्तान, उस पर कार्रवाई की गई। ओसामा बिन लादेन पर कार्रवाई की गई, पाकिस्तान पे एटमाबाद में था, कार्रवाई की गई उस ऑपरेशन में।
और लगातार ये कार्यक्रम वार ऑन टेररिज्म चल रहा है दुनिया में, अलग अलग रूपों में ये सामने आ रहा है। तो इसके बाद ये आशा की जा रही है कि इसकी समाप्ति के लिए अब जितने भी आंदोलन होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें ये जरूर मांग उठाई जाती है कि वर्ल्ड से टेररिज्म को समाप्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, इसमें 10 इश्यूज लिखे हुए हैं। द्विध्रुवता व शीत युद्ध का अंत हुआ, राष्ट्र राज्य की भूमिका बदल गई है, सिर्फ सुरक्षा करना नहीं रही, बहुत सारे खतरे सामने आ गए हैं, अंतर्निर्भरता, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी बनी हुई है, संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिकरण की मांग की जा रही है, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ का विरोध आपस में है क्योंकि हितों को लेकर है, इंटरेस्ट है, वो आपस में टकराते हैं। आर्थिक संबंधों का महत्व बढ़ रहा है, राजनीतिक बजाय आर्थिक संबंधों का महत्व बढ़ रहा है, जितने भी संगठन बढ़ रहे हैं वो बिजनेस को, व्यापार को ज्यादा महत्व देते हैं। परमाणु मुद्दा भी है, क्योंकि इसका प्रयास है कि परमाणु हथियार कम से कम बनाया जाए, जो है उनको समाप्त किया जाए और उसका एक्सपेंशन कम से कम हो। नाम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसके महत्व में भी कमी आ रही है। दुनिया में जो वैश्वीकरण आ रहा है, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो दुनिया में एक तरह से अमेरिका की वैचारिक जीत हुई। इसको 1970 में ब्रिटेन में जो शुरू किया, थैचर प्राइम मिनिस्टर, थैचरिज्म कहा जाता है। रोनाल्ड रीगन ने शुरू किया, अमेरिका में रोनाल्ड रीगनिज्म कहते हैं। और भारत में 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उनको मनमोहनिज्म कहा जाता है। थैचरिज्म, मनमोहनिज्म, रोनाल्ड रीगनिज्म, ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूरी दुनिया में चल रही है और लगभग विश्व इसको स्वीकार कर रहा है, इसके रास्ते पर चल रहा है। और दोस्तों, इसमें आतंकवाद या टेररिज्म का भी एक बड़ा इश्यू चल रहा है इसमें से। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 21वीं शताब्दी है, इसमें एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है, जिसमें वैश्वीकरण, एकल ध्रुवीकरण अमेरिका का पान अमेरिकनिज्म, एकल ध्रुव तो बना हुआ, परंतु उसके साथ बहुकेंद्रवाद और भी शक्ति के केंद्र उभर रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, चाइना, रूस, भारत, आसियान, ये एक नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं और बहुकेंद्रवाद की तरफ झुकाव हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के प्रयास लगातार किया जा रहा है। यूएनओ में भी सुधार की मांग की जा रही है, लोकतांत्रिकरण किया जा रहा है। परमाणु हथियारों का एक इश्यू है, उसका भी कोई न कोई सॉल्यूशन तलाशने का प्रयास हो रहा है। चीन की बढ़ती प्रभावशीलता, चीन भी एक महाशक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। दक्षिणी एशिया में भी परमाणु हथियारों का एक्सपेंशन हो रहा है, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा जो नया इश्यू भी आता है वो क्लाइमेट चेंज का भी इश्यू है कि दुनिया भर में एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इश्यू भी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर समसामयिक प्रवृत्तियां और मुद्दे बनाते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इसको आप कई बार सुनकर और समझ सकते हैं इसको। इसमें इस चैप्टर में जो रेफरेंसेज लिए गए हैं, टॉपिक में रेफरेंसेज लिए गए हैं, या आप इससे संबंधित और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन वेब का एक इसमें लिखा हुआ है, इसमें से ऑनलाइन वेब का इसमें एक लिंक दिया हुआ है, इस पर देख सकते हैं। पामर एंड पार्किंस की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये रिवाइज भी है, इसमें फोटो भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, पामर पार्किंस, खासतौर से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ठीक है। ये ऑथेंटिक बुक है उसकी और लगभग इसमें बेसिक बातें सभी दी हुई है। और BL फड़िया की अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में BA फाइनल ईयर में है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो BL फड़िया की बुक जो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन होता है, अपडेट आता है। UR घई की भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
बीए फाइनल में भी काम आ सकती है, और जो विद्यार्थी एमए में है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम से पेपर लगभग सभी विश्वविद्यालयों में है, तो वहाँ UR घई की जो बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वो भी उसको काफ़ी टॉपिक कवर करती है। इससे संबंधित और भी मैं वीडियोज वगैरह बनाता रहता हूँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल जो है डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, उसमें नीचे लिंक देख सकते हैं, इस लिंक पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी नाम से भी सर्च कर सकते हैं। चूंकि ये ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम है, इसके लिए अगर संपर्क करना चाहते हैं इससे संबंधित क्वेरीज के लिए और के लिए, तो नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक 4, शिक्षा संकुल परिषद, JLN रोड, जयपुर राजस्थान। उसकी ईमेल भी लिखा हुआ innovation.ccraj@gmail.com। तो ध्यान से सुनने के लिए इसके लिए आपको धन्यवाद।